Hello friends, audience, guys and students. How are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो गाइस, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। और स्टूडेंट्स, यदि आप ये चाहते हो कि ये जो वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए और इस पोएम में से कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाए उसका आप सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर दे सको, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग कॉन्शियसली, इंटेंशनली और वॉचफुली फोकस कीजिएगा। और यदि आपको अच्छी लगे पोएम, अच्छे से समझ आए, तो स्टूडेंट्स फिर लाइक करना आपका बनता है, तो उसको आप लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, कमेंट करना आपका अपना राइट है क्योंकि कमेंट्स करने से वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं हम। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने प्री वीडियो के अंदर इसके फर्स्ट पार्ट को मेंशन किया था, फर्स्ट पार्ट पर डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो उसमें 2 स्टैंजाज पर हमने डिस्कस किया था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसी पोएम का जो सेकंड पार्ट है यानी कि बचे हुए 2 स्टैंजाज पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 से मैंने इसको इंडिकेट किया है। फादर टू सन, written by Elizabeth Jennings. The title of this poem, Father to Son, and written by Elizabeth Jennings. जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये पोएम जो है कि यूनिवर्सल अपील है, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट है और ये जनरेशन गैप को लेकर बनाई गई है। जनरेशन गैप पर ये बेस्ड है स्टूडेंट्स। ये किसी पर्टिकुलर फादर और सन को इंडिकेट नहीं कर रही है, उनके रिलेशन को इंडिकेट नहीं कर रही है। ये स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर जो फादर्स और सन का जो रिलेशन होता है उसको एक्सपोज करती है, उसको इंडिकेट करती है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें हम पढ़ रहे हैं इसका जो थर्ड स्टैंजा स्टूडेंट्स पर डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। आई होप दैट यू विल गेट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग थर्ड स्टैंजा वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। ओके, इस स्टैंजा थर्ड में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने फाइंड आउट किए स्टूडेंट्स ताकि आपको थर्ड स्टैंजा कंप्लीटली समझ आ जाए। तो इस थर्ड स्टैंजा का जो टाइटल मैंने फाइंड आउट किया है, इसमें क्या पूछा गया है वो हम बता रहे हैं अभी आपको। फादर वॉन्ट्स हिज सन बैक, पिता चाहता है कि उसका पुत्र वापस लौट आए। स्टूडेंट्स में वापस लौटने का मतलब कोई फिजिकल डिस्टेंस कवर करके वापस लौटने का नहीं है, यानी पिता और पुत्र के इन बिटवीन जो उनके इनर पार्ट पर जो इमोशन फीलिंग और हार्ट के पार्ट पर जो एक डिस्टेंस बन गई है, जो उनके अंदर दूरियां बन गई है, मन मुटाव बन गया स्टूडेंट्स, तो पिता चाहता है कि वो सारे मन मुटाव दूर करके रिमूव कर दिए जाएं और उसका पुत्र जो है वापस लौट आए उसके पास। राइट, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन देखते हैं। सन मूविंग टू हिज ऑन वर्ल्ड, पुत्र जो है अपना अलग संसार बसा रहा है। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स वही है, इसका कोई अपना कोई फिजिकल कोई अलग से वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। वो स्टूडेंट्स सेम घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो पिता चाहता है कि वो एक ही घर और एक ही छत के नीचे रहते हुए उनके बिटवीन में जो फीलिंग के पार्ट पर, इमोशन के पार्ट पर काफ़ी डिस्टेंस ना बने, दूरियां ना बने, वो एक दूसरे के नज़दीक रहें। तो इस सेंस को इंडिकेट कर रही है लाइन। फादर डिजायर्ड हिम बैक, पिता की इच्छा है कि उसका पुत्र वापस लौट आए। राइट, यानी कि इनर पार्ट पर, फीलिंग के पार्ट पर वापस लौट आए और पिता की रिस्पेक्ट करे, उसकी बातों को समझे। एग्रीज टू फॉरगिव हिज सन, और पिता जो है वो सहमत है टू फॉरगिव हिज सन, अपने पुत्र को माफ़ करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पिता और पुत्र में काफ़ी डिस्टेंस बन गई है, काफ़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कन्फ्लिक्शन चल रहा है। तो पिता फिर भी द फादर ऑफ लव फॉर हिज सन, यानी कि एक सेंसेशन क्रिएट होता है कि द फादर ऑफ लव फॉर हिज सन, तो पिता फिर भी अपने पुत्र को एक्सेप्ट करने को तैयार है, उसको माफ़ करने को तैयार है। इफ़ दे लाइव अंडर सेम रूफ, वो पिता कहता है कि जब उनको एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही घर में रहना है, तो वो डिस्टेंस बनाकर क्यों रहे, क्यों नहीं दूसरे को समझने की कोशिश करें। होप्स टू बिल्ड लव फ्रॉम द सोरो, और पिता कहता है कि मैं अपने दुख से प्यार का निर्माण करूंगा। यानी किस प्रकार का सोरो स्टूडेंट्स, क्योंकि पिता की साइड में जो पुत्र है वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट है, काफ़ी प्रोडिगल है, यानी कि वो काफ़ी खर्चीला है और पिता चाहता है कि वो फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग करे, लेकिन पुत्र इस चीज़ से एग्री नहीं होता है। तो फादर जो है इन सभी कमियों के बावजूद भी अपने पुत्र को एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इन कमियों के बावजूद, तो पिता को काफ़ी दुख तो होता है, सोरो होता है, लेकिन फिर वो अपने पुत्र को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो अपने दुख से वो प्यार का निर्माण करना चाहता है। रेडी टू मेक अमेंड्स, यानी कि पिता तैयार है अमेंड्स करने के लिए, वो सारी परिस्थितियों को, वो सारी सिचुएशन को भूलने के लिए, सुधारने के लिए पिता अपने पुत्र को माफ़ करके उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि वो हर उस कंपनसेशन को झेलने को तैयार है जो घाटा उन्होंने झेला है। यानी पिता और पुत्र की जो डिस्टेंस थी, उसमें जो लव अफेक्शन का जो नुकसान उनको हुआ है, उसको पिता सहने को तैयार है और अपने पुत्र के लिए, अपने आप को बदलने के लिए भी पिता तैयार है। राइट, तो अब स्टैंजा 3 पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपको यहाँ से समझ आ गया कि थर्ड स्टैंजा में क्या पूछा जाने वाला है। साइलेंस सराउंड्स अस, अब इस लाइन का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स की हमारे इर्द गिर्द काफ़ी शांति है, काफ़ी खामोशी है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स की वे दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, ईच अदर प्रेजेंस में भी एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह वो ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो कम बातचीत होने की वजह से काफ़ी शांति रहती है, काफ़ी खामोशी रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, अब पिता कहता है कि उसका पुत्र जो स्टूडेंट्स वो प्रोडिगल है, मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट है, काफ़ी खर्चीला है, लेकिन फिर भी आई वुड हैव, मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ।
रिटर्निंग टू हिज फादर्स होम, लेकिन वो कम से कम वापस तो लौटे। हिज फादर्स होम लिख सकते हो स्टूडेंट्स, हाउस लिख सकते हो, अपने पिता के घर वापस तो लौटे। यानी लौटने का मतलब कोई फिजिकल डिस्टेंस कवर करने का नहीं है स्टूडेंट्स। जो वो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो भी उनके अंदर जो डिस्टेंस बनी हुई है, जो इनर पार्ट पर, फीलिंग इमोशन के पार्ट पर, हर्ट के पार्ट पर, तो पिता चाहता है कि वो डिस्टेंस खत्म हो जाए और अपने पिता को वो पिता का दर्जा दे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, और वो दोनों फिर से पिता पुत्र के रिश्ते को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाए। द होम ही न्यू, वही घर जिसको वो जानता है, यानी कि वही उसका पिता है जिसको वो जानता है, जो बचपन से बचपन उसकी गोद में बीता है, तो वो पिता की फीलिंग को समझे और पिता को रिस्पेक्ट दे और उसके पास वापस लौटाए, उस डिस्टेंस को वो ख़त्म कर दे। रेदर देन सी ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इससे पहले कि वो मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अपना अलग संसार बसा ले। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इससे पहले उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिस्टेंस बन जाए, इतना वास्ट वो जो है डिस्टेंस हो जाए कि वो एक दूसरे से बिल्कुल ही ना मिल सके कभी लाइफ में, और पिता पुत्र का रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो इससे पहले कि ये सब हो, पिता चाहता है कि वो पुत्र जो है अपने पिता के पास वापस लौट आए और वो अपने पिता को एक्सेप्ट करे। हालांकि ये होता है स्टूडेंट्स, जनरेशन गैप होता है, तो पूरा मिस्टेक जो हम सन का भी नहीं बोल सकते, पूरी गलती हम फादर की भी यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेशन गैप होने की वजह से थिंकिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो अपने पार्ट पर फादर भी सही होता है, अपने पार्ट पर सन भी सही होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक दोनों को विचारों के आधार पर, अपने विचारों के लेवल पर आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि एज में बदलाव होना चाहिए, देखिए एज तो वो फिक्स होती है, लेकिन विचारों के आधार पर अपनी थिंकिंग के अंदर, अपनी थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजमेंट लेकर आना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, समझने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, क्योंकि जब एक पीढ़ी का गैप आ जाता है तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो ओल्ड जनरेशन वाले के लिए सही हैं, वो न्यू जनरेशन वाले के लिए गलत हो जाती है, जो न्यू जनरेशन वाले के लिए सही है वो उसके लिए गलत हो जाती हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है स्टूडेंट्स। आई वुड फॉरगिव हिम टू शेफिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, और पिता कहता है कि आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, शेफिंग फ्रॉम सोरो एंड न्यू लव, और अपने दुख से एक नए प्यार का निर्माण करूंगा। यानी फादर का ये कहना है कि मैं अपने पुत्र को एक्सेप्ट कर लूँगा, उसकी कमियों के साथ ही एक्सेप्ट कर लूँगा। वो फिजूल खर्च करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, और अपने दुख से, मुझे दुख तो होगा कि उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस दुख से मैं एक नए प्यार को जन्म दूंगा, एक नए प्यार का निर्माण करूँगा। तो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, अभी क्वेश्चंस आंसर पर डिस्कस कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये स्टेटस समझ आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन साइलेंस सराउंड्स अस, यानी कि हमारे आसपास शांति है, खामोशी है, इसका क्या अर्थ बनता है स्टूडेंट्स। देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, यानी कि कुल मिलाकर कोई वार्तालाप नहीं होता दोनों के बीच में, फादर और सन के बीच में, बिटवीन द फादर एंड द सन। देयर इज कंप्लीट साइलेंस व्हेन दे आर इन व्हाट, देयर इज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ पूरी तरह से खामोशी या शांति है। व्हेन दे आर इन ईच अदर्स प्रेजेंस, जब वे एक दूसरे की प्रेजेंस में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तब भी इतनी खामोशी होती है, वे बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं। जब स्ट्रेंजर से हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम भी स्माइल, फेस पर स्माइल लेकर बात करते हैं, लेकिन ये जो फादर और सन का जो रिलेशन है, ये स्ट्रेंजर से भी बियॉन्ड हो गया है, बिल्कुल अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द फादर वांट हिज सन टू डू, पिता क्या चाहता है कि उसका पुत्र क्या करे। ही वांट्स, वह चाहता है हिज सन टू कम बैक टू हिज फादर्स होम, वह चाहता है कि वो अपने पिता के पास वापस लौट आए, यानी कि वो सारी जो प्रॉब्लम्स जो उनके बीच चल रही है उनको वो मिटा दे, रिमूव कर दे, और पिता की भावनाओं को, फीलिंग को अंडरस्टैंड करे, समझे। ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फादर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, पिता किस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है। आंसर देखिएगा, ही इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट हिज सन विद ऑल हिज प्रोफिलिगेसी, का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसकी सारी कमियां, उसकी आवारागर्दी। तो पिता जो है तैयार है उसको उन कमियों के साथ एक्सेप्ट करने के लिए पिता तैयार है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डज द फादर नॉट वांट हिज सन टू डू, पिता क्या नहीं चाहता कि उसका पुत्र करे। आंसर, द फादर डज नॉट वांट, पिता नहीं चाहता हिज सन, उसका पुत्र, टू मेक ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार बनाए, ऑफ हिज ओन, अपना खुद का, एंड मूव इनटू इट, और इसके अंदर चला जाए। यानी कि पिता का स्टूडेंट्स यहाँ पर यही कहना है कि वो एक ऐसा संसार बनाए उसका पुत्र, जिस संसार में पिता और पुत्र दोनों इकट्ठे रह सके, दोनों का एग्जिस्टेंस हो सके। ऐसा संसार बिल्कुल न बनाए जिसमें खाली पुत्र रह सके, क्योंकि पिता और पुत्र काफ़ी पायस रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। तो पिता जो होता है अपनी एज्ड अवस्था में पुत्र पर ही डिपेंड करता है, तो सन का भी एक राइट बनता है, सन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसा संसार बनाए जिसमें वो पिता को अपने साथ रख सके। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड द फादर डू टू शेफ एंड न्यू लव फ्रॉम सोरो, यानी कि पिता क्या करेगा टू शेफ, आकार देने के लिए, एंड न्यू लव, एक नए प्यार को, फ्रॉम सोरो, यानी दुख से नए प्यार को वो आकार देने के लिए क्या करेगा। ही वुड फॉरगिव हिज सन, वो अपने पुत्र को पहले तो माफ़ कर देगा, उसके पास आ जाएगा उसका पुत्र, फॉर वॉट एवर सोरो ही हैज़ गिवन हिम, जो भी दुख, जो भी तकलीफ
ही किसको इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? उसके पुत्र को, सन को। यानी कि जो सन है उसने अपने पिता को जो भी तकलीफ दी है, जो भी sorrow दिया है, तो पिता उन चीज़ों को भूलने को तैयार है, उसको माफ़ कर देगा और अपने दुख से एक नए प्यार का निर्माण करेगा, अपनी ज़िंदगी की दोबारा से उससे बच्चे के साथ शुरुआत वो करना चाहता है स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट है तो इट्स योर ऑन राइट टू समथिंग इन कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। ओके, देखते स्टूडेंट्स फॉर दिस स्टैंजा। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें फोर्थ जो स्टैंजा है इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ फाइंड आउट की हैं, और इन लाइंस को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के बाद ये फोर्थ स्टैंजा में कुछ बचता नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जिस्ट है, इसकी समरी है कंप्लीटली है। तो देखिएगा, बोथ हेजिटेट टू टेक द लीड, यानी कि इसमें क्या पूछ जाने वाला स्टूडेंट्स कि दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी हेजिटेट हो रहे हैं लीड करने में, आगे बढ़ने में काफ़ी हेजिटेट हो रहे हैं। यानी कि वो दोनों ही जो है लॉन्गिंग फॉर, यानी तलाश कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को फॉरगिव करने का, माफ़ करने का, लेकिन दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों के बीच में आ रही है, या उनकी ईगो बीच में आ रही है स्टूडेंट्स। लेकिन वो चाहते हैं कि पहल कौन करे, यानी कि फादर चाहता है कि पुत्र पहले आगे बढ़कर उसको सॉरी बोले, और पुत्र चाहता है कि फादर पहले सॉरी कहे। तो दोनों में इस प्रकार की जो है एक सामंजस्य हो रहा है, और हेजिटेट वो हो रहे हैं काफ़ी लीड करने में कि आगे बढ़कर कौन सॉरी बोले। अक्सर लाइफ में स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, जब टू पर्सन्स के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, तो दोनों अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वेट करते हैं कि पहले वो सॉरी बोलेगा, और इसमें काफ़ी दूरियां बन जाती है, काफ़ी वो नुकसान इस चीज़ का उठा सकते हैं। तो इसमें हमें सॉरी बोलने में कोई नुकसान नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, इसमें कोई हमारी जो इंसल्ट नहीं होती है, इसमें हमारा जो एक मेजेस्टी होता है, जो बड़पन होता है वही दिखाई देता है, और रिश्ते अच्छे बन जाते हैं स्टूडेंट्स। फादर रियलाइजेस, पिता महसूस करता है, हैव टू शेयर द सेम प्लेनेट, जब उनको एक ही ग्रह पर, प्लेनेट का मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक ही घर में रहना है, द सेम होम एंड अंडर द सेम रूफ, तो फिर वो झगड़ा क्यों रखें। एग्जिस्टेंस इन द सेम वर्ल्ड, एक ही संसार में, एक ही धरती पर उनका अस्तित्व है, बट बोथ आर स्ट्रेंजर्स, किंतु फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बने हुए हैं। फादर इज डीपली ग्रीव्ड, पिता बहुत गहराई से दुखी हो जाता है इस चीज़ को लेकर। ग्रीफ गिव्स बर्थ टू एंगर, और जब पिता दुखी हो जाता है, ग्रीफ होता है, तो उसको उस ग्रीफ से स्टूडेंट्स काफ़ी एंगर, काफ़ी गुस्सा आता है, और अपने पुत्र से वो झगड़ा कर देता है, और बाद में काफ़ी रिग्रेट भी फील करता है कि मैं अपने पुत्र से ये जो है झगड़ा क्यों कर रहा हूँ। और वो इस चीज़ को समझता है स्टूडेंट्स फादर कि जनरेशन का गैप आने के बाद पिता और पुत्र की जो थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट हो गई, ये चीज़ को समझ रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि कुछ हद तक तो उसका पुत्र उसको एक्सेप्ट करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। नो वन टेक्स लीड, यानी दोनों में से कोई भी लीड नहीं करता है, वो वेट कर रहे हैं कि पहले वो आए और सॉरी बोले, लेकिन चाहते दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। ईच डिज़ायर, दोनों की इच्छा है, दैट ईच का मतलब होता है प्रत्येक एक, एवरी मीन्स होता है खाली प्रत्येक, तो ईच डिज़ायर प्रत्येक की इच्छा है, प्रत्येक मीन्स दोनों की इच्छा है, दैट की द अदर वुड फॉरगिव, कि दूसरा माफ़ कर देगा। यानी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं लीड करने में कि फादर पहले मुझे फॉरगिव करे, उसके बाद मैं जाऊँ, राइट। तो इस प्रकार से वो वेट कर रहे हैं, लेकिन माफ़ एक दूसरे को करना चाहते हैं। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टेज पर डिस्कस करते हैं। फादर एंड सन, पिता और पुत्र, वी बोथ मस्ट लाइव, हम दोनों को रहना चाहिए, ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। स्टूडेंट्स यहाँ सेम ग्लोब और सेम लैंड का मतलब क्या है, द होम, यानी कि द सेम होम एंड अंडर द सेम रूफ, वही घर और उसी घर की वही छत के नीचे हमको रहना है। ही स्पीक्स, वह बोलता है, ही स्पीक्स कौन बोलता है स्टूडेंट्स, फादर बोलता है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, माई सेल्फ, अपने आप को, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि दुख से मुझे गुस्सा क्यों आता है। पिता कहता है कि मुझे जब काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ होती है, जब उसका पुत्र उसकी बात नहीं मानता है, तो मुझे काफ़ी ग्रीफ होता है, और ग्रीफ से काफ़ी मुझे एंगर जो है वो ग्रोज होता है। तो वो कहता है पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। वी ईच पुट आउट, पुट आउट वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज, इसका अर्थ होता है बुझाना, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ बुझाने की कोई सेंस नहीं है। तो वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, वो कहता है कि हम दोनों इस अजनबीपन की जो वर्तमान स्थिति है, यानी कि दोनों ही जो इस वर्तमान स्थिति में अजनबी बन के रह रहे हैं एक दूसरे के लिए, उससे उनको क्या हासिल हुआ है, वो खाली हाथ है, कुछ नहीं मिला है, खाली वो परेशान है। लॉन्गिंग फॉर, स्टूडेंट देखिएगा, लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना, तो वो तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं समथिंग टू फॉरगिव, यानी कि बहाना ढूंढ रहे हैं, समथिंग टू फॉरगिव, एक दूसरे को माफ़ करने का वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं, वो एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, तो लेकिन वो ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है स्टूडेंट्स। तो वो ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ करके एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो ही उनकी लाइफ आगे अच्छे से अच्छी चलेगी स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव द फादर एंड द सन टू लाइव, यानी कि कहाँ पिता और पुत्र को रहना पड़ता है, कौन सी जगह स्टूडेंट जहाँ पिता और पुत्र को रहना पड़ता है। आंसर, दे हैव टू लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, उनको एक ही घर में रहना है। द सेम ग्लोब का मतलब क्या स्टूडेंट, सेम हाउस या सेम होम, एंड द सेम लैंड का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अंडर द सेम रूफ, यानी कि द सेम होम एंड अंडर द सेम रूफ उनको रहना पड़ता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज द फादर मीन, पिता का क्या मतलब है, व्हेन ही सेज, वह कहता है, वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, पिता जब स्टेंजे में बोलता है स्टूडेंट्स कि हमें
वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। तो इन जो पंक्तियों का क्या मतलब है पिता के साइड में? आंसर देखिएगा, द फादर मीन्स टू से, पिता कहने का मतलब है दैट कि दे मस्ट लाइव, उनको रहना चाहिए, इन द सेम होम, एक ही घर में रहना चाहिए, एंड अंडर द सेम रूफ, एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। दे शुड नॉट लाइव एज स्ट्रेंजर टू ईच अदर, उन्हें एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फादर का यही मानना स्टूडेंट्स कि जब उनको एक ही घर में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, तो वो एक दूसरे के लिए अजनबी बनकर क्यों रहे, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। ऑलराइट, आपको समझ आ रहा है सभी चीज़ें स्टूडेंट्स? वेल, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट द फादर अंडरस्टैंड, पिता क्या नहीं समझ सकता? द फादर कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम हिज ग्रीफ, पिता नहीं समझ सकता कि उसको जब दुख होता है तो गुस्सा क्यों आता है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इन हिज ग्रीफ ही बिकम्स एंग्री, और वो ये भी नहीं समझ सकता कि जब वो दुखी होता है तो वो गुस्सा उसको क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है। राइट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू द वर्ड्स एन एम्पैथी हैंड सिग्निफाई, यानी कि एन एम्पैथी हैंड जो है, ये जो शब्द स्टूडेंट्स वो किसको सिग्निफाई करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, क्या तात्पर्य इन शब्दों का? तो देखिएगा इसमें आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, द वर्ड्स एन एम्पैथी हैंड सिग्निफाई, जो ये वर्ड्स लिखे स्टूडेंट्स एन एम्पैथी हैंड वो सिग्निफाई करते हैं, इनका तात्पर्य है दैट नीदर द फादर, न तो पिता, नॉर द सन, न ही पुत्र, हैज़ गेन्ड एनीथिंग, कुछ प्राप्त कर चुके हैं, फ्रॉम देयर प्रेजेंट स्टेट, अपनी वर्तमान स्थिति से दोनों को कुछ नहीं मिला है, ऑफ इस्ट्रेंजमेंट, यानी कि जो अजनबीपन की उनकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में वो एक दूसरे के लिए अजनबी बने हुए हैं, उससे उन दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। बोथ ऑफ देम आर एम्पटी हैंडेड, दोनों ही खाली हाथ है, मतलब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन जो है सही नहीं चल रहा है, पिता जो अपने पुत्र को मिस कर रहा है, जो पुत्र अपने पिता को मिस कर रहा है, लेकिन दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कन्फ्लिक्शन है वो इन दोनों की दूरियां बना हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट डू द फादर एंड द सन लॉन्ग फॉर, पिता और पुत्र लॉन्ग फॉर किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, क्या बहाना ढूंढ रहे हैं? दे लॉन्ग फॉर एन एक्सक्यूज, दे लॉन्ग फॉर वो तलाश कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं एन एक्सक्यूज, एक बहाना, टू फॉरगिव ईच अदर, एक दूसरे को माफ़ करने का वो बहाना स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं। यानी कि इसमें आप ये समझ सकते हो कि पिता भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है और पुत्र भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। पिता जानता है कि जनरेशन गैप की वजह से जो पुत्र जो सोच रहा है वो सही है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब जनरेशन का गैप आता है तो थिंकिंग में काफ़ी बदलाव आ जाता है, तो पिता इस बात को समझता है और वो अपने पुत्र को उन कमियों के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार है। और जो पुत्र है वो अपने फादर को मिस कर रहा है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स कौन ऐसा पुत्र है जो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस बन जाती है, तो दोनों ही बहाना ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करने का, एक दूसरे के करीब आने का। स्टूडेंट्स देखिएगा जो न्यू जनरेशन होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई, मेरा मानना ये स्टूडेंट्स की न्यू जनरेशन काफ़ी प्रैक्टिकल हो गई है, काफ़ी होशियार हो गई है स्टूडेंट्स। उनके लिए हर एक रिश्ता एक सीढ़ी की तरह होता है जिस पर पाँव रखकर वे आगे निकल जाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है बिल्कुल। देखिएगा जिंदगी के भागदौड़ में वो शामिल होना चाहते हैं, और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है, यानी कि फादर और मदर जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल रहता ही नहीं है, तो उसे टूटे फूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े और कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर कबाड़ खाने में फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन ज़िंदगी बच्चों सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती है, ये उनको सोचना चाहिए। ज़िंदगी पेड़ की तरह उगती है, माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते हैं, वो ज़िंदगी के पेड़ की जड़ें होते हैं। और देखिएगा पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, लेकिन जड़ें काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। स्टूडेंट्स जो हमारी जो एज है या हमारी जनरेशन है इसको समझने को एक्सेप्ट नहीं करती है, समझने को तैयार नहीं होती है। देखिए इसे जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं। मानता हूँ कि जनरेशन गैप में 2 पीढ़ी का अंतर आ जाता है, 1 पीढ़ी का अंतर आ जाता है, तो उस पीढ़ी के अंतर की वजह से उनकी थिंकिंग बदल जाती है, लेकिन फिर भी हमें माँ बाप की फीलिंग को समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और उनकी स्टूडेंट्स हमें जहाँ तक कोशिश हो सकता है उनको खुशी देनी चाहिए। राइट, क्योंकि हम क्यों भूल जाते हैं ये सब चीज़ें कि आज हम यदि उनके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो कल हम भी माँ बाप होंगे। फिर हमें अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, वो हमारी हर चीज़ को, हर डिसीजन को वो एक्सेप्ट करेंगे। ये गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही फिर हमको आगे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट से काफ़ी सीख मिलती है। फादर और सन के रिलेशन को जो एक्सपोज किया गया है, ऑल ओवर यूनिवर्सल लेवल पर इसको एक्सपोज किया गया है, तो इसमें रिश्ते के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कन्फ्लिक्शन होता है, उसको रिमूव करना चाहिए और हमें खुशी से रहना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स दोनों ही पार्ट पर हो जाते हैं, तो दोनों को अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ हद तक बच्चा भी गलत हो सकता है, कुछ हद तक पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, तो दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे को अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से लीड करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपर्ली। फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।